गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। कभी गौर किया है कि आप सुपरमार्केट में जाती हैं सिर्फ दूध लेने और बाहर एक पूरी ट्रॉली भरकर निकलती हैं? या ऑनलाइन शॉपिंग में एक टी शर्ट सर्च करते करते 3 खरीद लेती हैं? हाँ, ये तो मेरे साथ बहुत होता है। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी और सोची समझी दुनिया काम कर रही है, जिसे कहते हैं कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इसी दुनिया के राज खोलते हैं कि कंपनियां हमें तुरंत खरीदारी करने के लिए कैसे उकसाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस चीज को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ ऑफर नहीं है, ये दिमाग के साथ खेलने वाले मनोवैज्ञानिक औजार हैं। अच्छा। इनका एक ही मकसद है, आपकी सोचूंगा वाली जो स्थिति है ना, उसको अभी खरीदता हूं मैं बदलना। ये एक तरह की तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा करने की कला है। तो आज की बातचीत में हम इन्हीं औजारों की टूल किट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि इन रणनीतियों का असली खेल क्या है। मुझे लगता है कि हर कंपनी एक दुविधा में फंसी रहती है। कौन सी दुविधा? कि आज बिक्री बढ़ाएं या लंबे समय के लिए अपने ब्रांड की इज्जत बनाए रखें। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी दुविधा के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा घूमेगी। हाँ, क्योंकि हर प्रमोशन या तो आज के लिए होता है या कल के लिए। तो चलिए पहले उन तरीकों की बात करते हैं जो पूरी तरह से आज बेचो अभी बेचो के सिद्धांत पर काम करते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे सीधा हथियार तो है प्राइस डिस्काउंट। 20% ऑफ, 500 रुपीज की छूट। ये तो मार्केटिंग का ब्रह्मास्त्र लगता है, हर कोई इस्तेमाल करता है। हाँ, क्योंकि ये सबसे आसान और साफ है। ग्राहक को कोई हिसाब नहीं लगाना पड़ता। सही। उसे सीधे तौर पर बचत दिखती है और ये उन ग्राहकों पर सबसे अच्छा काम करता है जो खरीदने का मन तो बना चुके हैं, बस एक छोटे से धक्के का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, बस एक छोटा सा पुश चाहिए। लेकिन यहीं से वो दुविधा शुरू होती है जिसकी बात आपने की थी। अगर आप बार बार डिस्काउंट देंगे तो आप अनजाने में अपने ग्राहकों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं। कैसी ट्रेनिंग? पूरी कीमत पर कभी मत खरीदना, सेल का इंतजार करना। और इसी ट्रेनिंग का नतीजा है कि कुछ ब्रांड्स की इमेज ही डिस्काउंट वाले ब्रांड की बन जाती है। सही बात है। लोग उनकी असली एमआरपी को गंभीरता से लेते ही नहीं। हाँ। लेकिन डिस्काउंट से भी एक कदम आगे इसका एक और बड़ा भाई है। बाय वन गेट वन फ्री, BOGO। गणित के हिसाब से तो ये 50% छूट ही है, लेकिन इसका असर तो जैसे परमाणु बम जैसा होता है। परमाणु बम, बिल्कुल सही कहा। और इसकी वजह है एक जादुई शब्द, मुफ्त। मुफ्त। हमारा दिमाग 50% छूट को एक गणित की समस्या की तरह देखता है, लेकिन एक मुफ्त को एक तोहफे की तरह। अच्छा, जैसे ही मुफ्त शब्द आता है, हमारे दिमाग का वो जो तर्क वाला हिस्सा है ना, वो थोड़ा सो जाता है। हाँ। हम ये नहीं सोचते कि क्या मुझे 2 की जरूरत है। हम ये सोचते हैं कि अरे वाह,
एक चीज मुफ्त में मिल रही है। अरे हाँ, बीओजीओ के चक्कर में मैंने एक बार 2 किलो कॉफी खरीद ली थी। जो महीनों तक पड़ी रही, स्वाद खराब होने से पहले जैसे तैसे खत्म की। लगता है मैं भी इस मनोवैज्ञानिक जाल में फंस गई थी। बिल्कुल, और कंपनियां इसी पर भरोसा करती हैं। वे इसे सोची समझी खपत नहीं बल्कि आवेगी खरीदारी यानी इम्पल्स बाइंग कहती हैं। लेकिन बोगो का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक असर ये नहीं है कि ग्राहक 2 चीजें खरीदता है, तो फिर क्या है? बल्कि ये है कि वो उत्पाद की असल कीमत को भूल जाता है। अच्छा, उसके लिए उस कॉफी की कीमत 500 रुपए नहीं बल्कि 2 के लिए 500 रुपए हो जाती है। ब्रांड अनजाने में ही अपनी कीमत आधी कर देता है। लंबे समय में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो डिस्काउंट और बोगो दोनों ही बिक्री तो तुरंत बढ़ाते हैं, लेकिन ब्रांड की वैल्यू पर एक सवालिया निशान लगा देते हैं। हाँ, एक सवालिया निशान। अच्छा, इसी आज बेचो वाली कैटेगरी में एक और दिलचस्प तरीका है जो थोड़ा अलग है। कौन सा? एक्सचेंज ऑफर्स। पुराना फोन दो, नया ले जाओ। ये कैसे काम करता है? ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। ये ग्राहक की एक नहीं बल्कि 2 समस्याओं को एक साथ हल करती है। पहली तो नए महंगे फोन की कीमत थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी समस्या है, मैं अपने पुराने फोन का क्या करूंगा? सही बात है, ये भी एक सिरदर्द है। उसे बेचना, किसी को देना, ये सब झंझट है। एक्सचेंज ऑफर उस झंझट को खत्म कर देता है। वो पुराने से छुटकारा पाने की सुविधा एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ये खरीदारी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा हटा देता है। मतलब कंपनी सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं बल्कि एक सुविधा भी बेच रही है। बिल्कुल। और इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है रिफंड और रीबेट ऑफर्स। हाँ, मुझे हमेशा कैशबैक और रीबेट में कंफ्यूजन होता है। ये दोनों एक ही हैं या अलग? ये लगते एक जैसे हैं, पर इनके पीछे की सोच जमीन आसमान जैसी है। अच्छा, फर्क बस इतना है, कैशबैक आपकी डिजिटल वॉलेट में चुपचाप आ जाता है, उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन रिबेट के लिए कंपनी आपको एक फॉर्म भरने और रसीद भेजने जैसा काम करने को कहती है। और ये वो इस उम्मीद में करती हैं कि आप आलस कर जाएंगे और पैसे क्लेम ही नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कंपनियां जानती हैं कि बहुत से लोग इस प्रक्रिया से गुजरने का कष्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसलिए वो एक बड़े रिबेट का विज्ञापन कर सकती हैं, ये जानते हुए कि असल में उन्हें बहुत कम लोगों को ही पैसा वापस देना पड़ेगा। वाह, ये थोड़ा कह सकते हैं धूर्त तरीका है। वाह, ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। मतलब कैशबैक ग्राहक को खुश करने के लिए है और रिबेट कंपनी की लागत बचाने के लिए। एक तरह से हाँ। दुविधा के दूसरे पहलू पर आते हैं, कल के लिए ग्राहक बनाओ। यहाँ सोच पूरी तरह बदल जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्री सैंपल्स। हाँ, जैसे शैम्पू के सैशे। बिल्कुल। जब कोई नया शैम्पू या परफ्यूम लॉन्च होता है तो उसके छोटे छोटे सैशे मुफ्त मिलते हैं। यहाँ मकसद तुरंत बिक्री करना है ही नहीं। सही बात है। मुफ्त सैंपल से तो कंपनी की जेब से पैसा जा रहा है, तो फिर फायदा क्या है? फायदा है जोखिम को खत्म करना। जोखिम? हाँ, एक ग्राहक के तौर पर जब हम कोई नया उत्पाद देखते हैं तो हमारे मन में एक डर होता है, कहीं मेरे पैसे बर्बाद न हो जाएं, अगर ये मुझे पसंद नहीं आया तो। होता है। फ्री सैंपल उस डर को खत्म कर देता है। आप बिना कोई पैसा खर्च किए उत्पाद को आजमा सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आ गया तो कंपनी ने भविष्य का एक पक्का ग्राहक बना लिया। ये एक निवेश है, खर्च नहीं। और इसी से मिलता जुलता एक और तरीका है प्रीमियम ऑफर्स। जैसे चाय के पैकेट के साथ एक डिब्बा मुफ्त या कॉफी के जार के साथ एक कप मुफ्त। ये तो बोगो जैसा ही लगता है, कुछ मुफ्त मिल रहा है। लगता है पर है नहीं। बोगो में आपको वही उत्पाद ज्यादा मात्रा में मिलता है। और प्रीमियम ऑफर में? प्रीमियम ऑफर में आपको कुछ अलग मिलता है। ये उस खरीदारी में एक अतिरिक्त मूल्य जोड़ता है। और वो मुफ्त कप सिर्फ एक कप नहीं है। वो तो क्या है, वो आपके किचन में रहेगा, आप उसे रोज इस्तेमाल करेंगे और हर बार आपको उस कॉफी ब्रांड की याद आएगी। अच्छा, ये ब्रांड के साथ एक भावनात्मक और भौतिक जुड़ाव बनाने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। ये आज की बिक्री और कल के रिश्ते के बीच का एक पुल है। ये दिलचस्प है। मतलब वो कप एक तरह का चलता फिरता विज्ञापन है जो आपके ही घर में रखा है। बिल्कुल। और जब रिश्ते बनाने और ग्राहकों को बनाए रखने की बात आती है तो सबसे बड़ा खिलाड़ी है लॉयल्टी प्रोग्राम्स। हर खरीदारी पर पॉइंट्स मिलना जो बाद में इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल। यहाँ मकसद पूरी तरह से बदल जाता है। कैसे? अब बात नए ग्राहक पकड़ने की नहीं बल्कि अपने पुराने वफादार ग्राहकों को संभाल कर रखने की है। अच्छा। बाकी सारे प्रमोशन अजनबियों को आकर्षित करने के लिए हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम्स दोस्तों को बनाए रखने के लिए हैं। ये एक आदत बनाने जैसा है। हाँ, एक बार जब आपके किसी एक एयरलाइन के साथ 5000 पॉइंट्स जमा हो जाते हैं तो आप अगली फ्लाइट बुक करते समय दूसरी एयरलाइन के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचेंगे। हाँ,
क्योंकि उन पॉइंट्स को खोने का डर होता है। ऐसा लगता है कि हम अपना ही पैसा छोड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, खोने का डर, जिसे मनोवैज्ञानिक लॉस अवर्जन कहते हैं। हम कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने के गम से डरते हैं। अच्छा। लॉयल्टी प्रोग्राम्स इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। ग्राहक सोचने लगता है कि अगर मैं कहीं और से खरीदूंगा तो मेरे पॉइंट्स बेकार चले जाएंगे। ये उन्हें उसी ब्रांड से बांध कर रखता है। ये लंबी अवधि की रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि अब तो हर किसी का अपना लॉयल्टी प्रोग्राम है। क्या ये अब भी उतने असरदार हैं या बस बिजनेस करने की एक जरूरी शर्त बन गए हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब कोई चीज हर कोई करने लगता है तो वो आपकी खासियत नहीं रह जाती, बल्कि एक जरूरत बन जाती है। सही। आज के दौर में लॉयल्टी प्रोग्राम्स ग्राहकों को बनाए रखने में मदद तो करते हैं, लेकिन सिर्फ इस आधार पर नए ग्राहक जीतना मुश्किल हो गया है। कंपनियों को अब इन प्रोग्राम्स को और ज्यादा व्यक्तिगत और आकर्षक बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने आज बेचो और कल बनाओ वाली रणनीतियां देख ली जी। लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी हैं जो इन दोनों में ठीक से फिट नहीं होते, जैसे कॉन्टेस्ट्स और स्वीपस्टेक्स। एक स्लोगन लिखें और कार जीतें। हाँ बिल्कुल। इसमें न तो तुरंत बिक्री हो रही है, न ही कोई गारंटी वाली लॉयल्टी बन रही है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर लक्ष्य बिक्री या लॉयल्टी है ही नहीं। तो फिर क्या है? यहाँ लक्ष्य है एंगेजमेंट और बज। बज मतलब चर्चा और उत्साह का माहौल बनाना। एक कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए ग्राहक को ब्रांड के बारे में सोचना पड़ता है, शायद उनके सोशल मीडिया पेज पर जाना पड़ता है, या कोई रचनात्मक काम करना पड़ता है। हाँ, इससे ब्रांड और ग्राहक के बीच एक संवाद शुरू होता है। भले ही लाखों में से कोई एक ही जीते, लेकिन भाग लेने की प्रक्रिया ही ब्रांड को हजारों लोगों के दिमाग में ताजा कर देती है। ये ब्रांड के चारों ओर एक कहानी बनाने जैसा है। मतलब ये एक तरह का विज्ञापन ही है जिसमें दर्शक खुद हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ा है कूपन्स का मामला। मुझे तो लगता है कि कूपन अब पुराने जमाने की बात हो गए हैं। हाँ। क्या डिजिटल युग में भी ये उतने ही असरदार हैं? क्योंकि मुझे तो इन्हें इस्तेमाल करना बड़ा झंझट लगता है। आपका सोचना काफी हद तक सही है। वो कागज वाले कूपन अब उतने प्रासंगिक नहीं रहे, लेकिन डिजिटल अवतार में वे आज भी बहुत शक्तिशाली हैं। फर्क यह है कि अब आपको कुछ काटना नहीं पड़ता, बस ऐप पर एक बटन दबाना होता है। अच्छा। लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान आज भी वही है। कूपन का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक को एक छोटा सा कदम उठाना पड़ता है। ये छोटा सा काम उसे उस खरीदारी के लिए थोड़ा और प्रतिबद्ध महसूस कराता है। वो सोचता है, अब जब मैंने ये कूपन अपने अकाउंट में ऐड कर ही लिया है तो मुझे इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। ये सिर्फ एक डिस्काउंट नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है जिस पर ग्राहक ने पहले ही एक छोटा सा हाँ कह दिया है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन व्यापार के लिए एक बहुत शक्तिशाली और विविधताओं से भरा टूल किट है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह भी है। एक तरफ बिक्री बढ़ाने का लालच है तो दूसरी तरफ ब्रांड की मेहनत से बनाई गई इमेज को खराब करने का खतरा। संक्षेप में ये पूरी रणनीति एक संतुलन पर टिकी है। कौन सा संतुलन? छोटी अवधि में बिक्री बढ़ाना बनाम लंबी अवधि में ब्रांड की वैल्यू बनाए रखना। कोई एक सही जवाब नहीं है। एक नई कंपनी के लिए शायद फ्री सैंपल सबसे अच्छा काम करे, जबकि एक स्थापित ब्रांड के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम ज्यादा जरूरी हो। बिल्कुल। हर कंपनी को ये तय करना होता है कि वे इस संतुलन को कैसे साधेंगे। और ये समझना भी कितना दिलचस्प है कि कैसे मुफ्त का आकर्षण एक सीधी छूट से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। हाँ। या कैसे एक एक्सचेंज ऑफर सिर्फ पैसे नहीं बचाता, बल्कि हमारा एक बड़ा सिरदर्द भी दूर करता है। ये सब आखिर में मानव मनोविज्ञान को समझने का ही खेल है। बिल्कुल। हर प्रमोशन हमारे किसी न किसी लालच, डर या सुविधा की चाहत पर ही काम करता है। ये बातचीत एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? जैसा कि हमने देखा कि ग्राहक अब ऑफर्स और सेल्स का इंतजार करने के आदी हो गए हैं और कंपनियां डिस्काउंट के इस जाल में फंसती जा रही हैं। सही बात है। तो सवाल ये है कि कीमत कम करने के अलावा प्रमोशन रणनीति का अगला कदम क्या हो सकता है? कंपनियां अपने उत्पाद का मूल्य कम किए बिना तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए और कौन से नए रचनात्मक तरीके खोज सकती हैं? जैसे कि शायद सीमित संस्करण उत्पाद या खास अनुभव वाले ऑफर्स। ये सोचने वाली बात है।